नमस्कार बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं व्याकरण का भाग अव्यय। अव्यय हमें 7वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अध्ययन के लिए है, मतलब 7वीं को है, 8वीं, 9वीं और 10वीं को भी है। इसके बारे में हम विस्तार से आज जानकारी लेने वाले हैं। पिछली दशका को हमने सवय के बारे में जानकारी ली है। सवय मतलब क्या? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलाव होते हैं उसे हम सवय कहते हैं। बराबर। इसके कौन से भेद हैं सवय के? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 भेद हैं। आज हम देखने जा रहे हैं अव्यय। देखिए, अव्यय के भेद भी देखेंगे और अव्यय किसे कहते हैं यह भी देखेंगे। सवय की जिस तरह से हमने परिभाषा देखी उसी तरह से अव्यय की भी, लेकिन सिर्फ परिभाषा से हम अव्यय मतलब क्या यह अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। इसी कारण मैं आपको उदाहरण से अव्यय मतलब क्या है समझाऊंगी। देखिए, अव्यय मतलब क्या, पहले परिभाषा देखिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से सुनिए, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर 4 गुट किए हैं, अ, आ, ई और ई। इसमें देखिए अ गुट के पहले 2 उदाहरण, लड़का, फौरन, खड़ा हुआ। देखिए ध्यान से देखिए और सुनिए भी। क्या है पहला वाक्य? लड़का फौरन खड़ा हुआ। दूसरा वाक्य है लड़की फौरन खड़ी हुई। आ गुट में क्या है? देखिए, लड़का फौरन खड़ा हुआ। आप कहेंगे यहाँ पर भी वही वाक्य है, यहाँ पर भी वही वाक्य है। आगे जाकर हम देखते हैं क्यों एक जैसे वाक्य नहीं है। दूसरा आ गुट में देखिए, लड़का फौरन खड़ा हुआ, लड़के फौरन खड़े हुए। ई गुट में देखिए, लड़का फौरन खड़ा हो गया। दूसरा है लड़का फौरन खड़ा हुआ था। तीसरा है लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा। दीर्घ ई के गुट में देखिए कौन सा है? लड़के को फौरन खड़ा होने को कहा गया। दूसरा वाक्य, लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। देखिए भी और अच्छी तरह से विचार कीजिए। अब देखिए पहला वाक्य कौन सा है? लड़का फौरन खड़ा हुआ। उसी गुट में से दूसरा वाक्य है लड़की फौरन खड़ी हुई। आप यहाँ से तो इन वाक्यों से क्या समझ पाते हैं? बिल्कुल बराबर है। मतलब पहले वाक्य में लड़का जो है वह पुल्लिंग है, दूसरे वाक्य में लड़की है यह स्त्रीलिंग है। इन दोनों के अनुसार क्रियाओं में भी फर्क हुआ। बराबर, मतलब यह वाक्य किस पर आधारित है? लिंग पर। यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो गया है, समझ गए? दूसरा देखिए, लड़का फौरन खड़ा हुआ, लड़के फौरन खड़े हुए। लड़का पुल्लिंग है, लड़के भी पुल्लिंग है, तो इसमें कौन सा फर्क आया? बताओ, आप शायद बता रहे होंगे। बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, मतलब यहाँ पर कौन सा है? वचन। अगला तीसरा गुण देखिए, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़का फौरन खड़ा हुआ था, लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे लड़का लड़की लिंग परिवर्तन, लड़का लड़के वचन परिवर्तन। यहाँ पर तो लड़का 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 ही है। इसमें कौन सा फर्क हुआ? बताइए मुझे, कौन सा फर्क हुआ है? कालों का। काल बदल चुके हैं। देखिए यहाँ पर पहला काल है सामान्य भूतकाल, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल दिया है और यहाँ पर भविष्य काल। बराबर है, तो इसमें काल परिवर्तन हो गया है। अब अंतिम गुण देखिए, दीर्घ ई का, लड़के को फौरन खड़ा होने को कहा गया। लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद
कारक है। 8 कारकों में से ये 2 कारक अलग अलग ये यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर कौन सा फर्क किया है? कारकों का, बराबर। अब ध्यान से देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है। पहला गुण लिंग परिवर्तन दर्शाता है, दूसरा गुण वचन परिवर्तन दर्शाता है, तीसरा गुण काल परिवर्तन दर्शाता है और चौथा गुण कारक परिवर्तन दर्शाता है, बराबर। मैंने अव्यय मतलब क्या इसकी परिभाषा आपको अभी बताई थी कि जिस शब्द में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उस शब्द को अव्यय कहा जाता है। अब आप इसका निरीक्षण कीजिए और मुझे बताइए कि इन सभी वाक्यों में ऐसा कौन सा शब्द है कि जो एक जैसा ही रहा है, जैसा कि वैसा ही है। बताइए कौन सा शब्द है? बिल्कुल बराबर, कौन सा है? यहाँ पर खौरण यह शब्द है, खौरण। तो खौरण क्या हुआ? खौरण क्या हुआ? अव्यय। ध्यान में रखिए, खौरण यह शब्द क्या हुआ इस वाक्य में? अव्यय हुआ। समझ गए? सिर्फ हम परिभाषा से नहीं समझ पाते, इसी कारण मैंने आपको यह उदाहरण दे दिया है। जो शब्द लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार नहीं बदलता, सभी स्थितियों में एक जैसा ही रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इन वाक्यों में खौरण यह शब्द ऐसा है कि कहीं पर भी परिवर्तित नहीं हुआ है, जैसे कि वैसे ही वह रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो वाक्य में आते हैं, जो वाक्य में आते हैं तो वे अव्यय होते हैं। लेकिन अव्यय के भी बहुत सारे मतलब 4 प्रकार हैं, वे अभी हम देखने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से भेद हैं अव्यय के। इसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादिबोधक अव्यय। देखिए पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या? यहाँ हम देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द। ध्यान से देखिए, शब्द में ही अर्थ है। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द मतलब क्रिया विशेषण अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय मतलब क्या? अभी हम सिर्फ इसके अर्थ देखते हैं। अब इसके जो उदाहरण है वह हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं, लेकिन पहले आप इसका अर्थ देखिए। संबंध सूचक अव्यय मतलब क्या? संबंध सूचित करने वाला। किसका संबंध? वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द जोड़ता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय मतलब समूह, चाहे 2 शब्द हो, 2 शब्दों के अंश हो मतलब शब्द समूह हो, या 2 वाक्य हो, इनको जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समूहों को जोड़ने वाला, चाहे वह शब्द हो, शब्द समूह हो या वाक्य हो। और चौथा है विस्मय अधिबोधक अव्यय। विस्मय मतलब चकित करना, आश्चर्यचकित। जो भी शब्द हमें चकित करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं और आश्चर्य के कारण हमारे मन से जो भी शब्द बाहर आते हैं वही होता है विस्मय अधिबोधक अव्यय। इस तरह से आप देखिए कि कौन कौन से भेद हैं अव्यय के? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय। देखिए बच्चों, हमने क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादिबोधक अव्यय मतलब क्या, सिर्फ इसके अर्थ देखे हैं। अब हम देखते हैं विस्तार रूप से क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द। अब इसके फिर से 4 भेद हैं। कौन से भेद? देखो, क्रिया विशेषण अव्यय के ही फिर से 4 भेद हैं, बाकी के नहीं।
सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया मतलब क्रिया विशेषण अव्यय, ध्यान में रखिए। कालवाचक मतलब समय सूचित करता है, स्थानवाचक मतलब ठिकान दर्शाता है, परिमाण मतलब क्या, नापता, नापने की इकाई जो है, जैसे कि मीटर है, लीटर है, ग्राम, इस तरह से किलो है, इस तरह से जो भी जिसमें भी हम नापते हैं वह होता है परिमाण। बहुत होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, इस तरह से हम नाप तोल करते हैं, यह आता है परिमाण। और चौथा है रीतिवाचक। रीति मतलब उसके होने का ढंग, जो भी क्रिया है वह किस तरह से हो रही है, उसके होने का ढंग मतलब रीति। रीति मतलब परंपरा वगैरह नहीं, यहाँ पर जो भी क्रिया हो रही है उसके होने का जो ढंग है वह मतलब है रीतिवाचक। अब देखते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय, उदाहरण, सिरचन तुरंत उठकर चला गया। सिरचन तुरंत उठकर चला गया। अब क्रिया विशेषण अव्यय अच्छी तरह से समझने के लिए या झट से पहचानने के लिए मैं आपको ट्रिक्स देती हूँ। यहाँ पर जो भी क्रिया होती है, क्रिया, और इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, जाने की क्रिया है, जाने की क्रिया है, चला गया। अब क्रिया को हम प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर 4 भेद है, हर एक के लिए अलग प्रश्न होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछो, कब चला गया, काल है, इसी तरह कब आएगा, तो हमें समय मिलेगा। शिक्षक कब चला गया, तुरंत चला गया। कब चला गया, तुरंत चला गया। पिताजी आज लौटेंगे, दूसरा उदाहरण में दे रही हूँ, पिताजी आज लौटेंगे, लौटना क्रिया है, कब लौटेंगे, आज लौटेंगे। इस तरह से अब कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है तो क्रिया को कौन सा प्रश्न हम पूछेंगे, कब, यह प्रश्न, तो हमें आसानी से जवाब मिलेगा। जवाब मिलेगा तो ही वह होगा क्रिया विशेषण अव्यय। समझ गए? दूसरा देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान मतलब यहाँ पर ठिकाना दर्शाता। उमा यहाँ रहती है। पूछिए प्रश्न, किसे पूछना है, रहती, क्रिया को। यहाँ पर क्रिया कौन सी है, रहती है, लेकिन यहाँ पर स्थान है, इसी कारण प्रश्न कौन सा होगा, कहाँ रहती है। यहाँ पर हमने कौन सा प्रश्न पूछा है, कब। यहाँ पर कौन सा प्रश्न, कहाँ। इस तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले को कब, तो तुरंत हुआ, इसे पूछेंगे कहाँ, तो यहाँ रहती है, तुरंत यहाँ। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा भेद जो है वह देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, परिमाण मतलब क्या, नाप तोल जो हम करते हैं वो है। अब देखिए, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है, करने की है, इसे प्रश्न पूछिए, लेकिन कौन सा, कितना। यहाँ पर लिखते हैं ना, क्या प्रश्न पूछेंगे हम, कितना, कितना प्यार करते हैं, बहुत। कहते वक्त हम बहुत कहते हैं, लिखते वक्त बहुत लिखते हैं, यह बात आप ध्यान में रखिए। पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, बहुत, मतलब बहुत क्या हुआ, क्रिया विशेषण। ठीक है। अब अगला देखिए, अंतिम रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मतलब, रीति मतलब होने का ढंग, जो क्रिया हो रही है वो किस ढंग से हो रही है, यह मतलब रीतिवाचक। अब देखिए, इसमें भी हम क्रिया को प्रश्न पूछेंगे, लेकिन कौन सा प्रश्न पूछेंगे, कैसे। कौन सा प्रश्न होगा यह, कैसे। क्रिया कौन सी है, बरसना। देखिए वाक्य कौन सा है, पानी धीरे धीरे बरसता है, इसमें बरसने की
क्रिया विशेषण अव्यय। अब आप कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय में ये सारे जो भेद है उसे भी लिखना है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है यह पहचानने के लिए इसका ज्ञान हमें होना जरूरी है। इसीलिए हम क्रिया विशेषण अव्यय के एक भेद भी देख रहे हैं, इसका अध्ययन भी कर रहे हैं, ताकि हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन से हैं। तो आसानी के लिए और भी आप सिर्फ जो भी वाक्य दिया हुआ है उसमें वह कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाण है या रीतिवाचक है, यह न देखकर जो भी वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया को प्रश्न पूछिए। कौन सा? कब, कहाँ, कैसे, कितना, सभी एक साथ नहीं। क्रिया को पहला प्रश्न पूछिए कब, जवाब मिला तो ठीक क्रिया विशेषण अव्यय है, नहीं तो आगे जाइए क्रिया का प्रश्न पूछिए कहाँ, उसका जवाब मिला तो ठीक वह क्रिया विशेषण अव्यय, नहीं तो आगे चलिए उसे क्रिया से ही कितना प्रश्न पूछिए, अगर जवाब मिला ठीक, नहीं तो फिर से आगे कैसे, कैसे का जवाब मिला मतलब चारों में से एक का भी जवाब मिलता है तो वह होता है क्रिया विशेषण अव्यय। समझ गए? अगर चारों में से एक का भी जवाब नहीं मिलेगा तो वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होगा, वह इन दूसरे प्रकारों में से एक होगा। समझ गए? क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या? उसके चार भेद है और कैसे ध्यान में रखना है यह भी मैंने कह दिया है। अब अगले भेद देखते हैं। दूसरा भेद है संबंध सूचक। पहला हमने क्रिया विशेषण अव्यय देखा, अब दूसरा हम देख रहे हैं संबंध सूचक। पहले ही हमने इसकी परिभाषा देख ली है। संबंध सूचक अव्यय मतलब क्या? संबंध सूचित करने वाला। किसका संबंध? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। मतलब संबंध सूचित करने वाला, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं संबंध सूचक। उदाहरण देखिए, उमा ने शंकर की ओर देखा। उमा ने शंकर की ओर, उमा शंकर नाम, देखना है ना क्रिया, उसके साथ कौन सा शब्द जोड़ रहा है? की ओर। ये क्या है? संबंध सूचित करने वाला। उमा ने शंकर देखा, शंकर की ओर देखा, यह क्या करता है? इशारा, इंगित करता है उसकी ओर की तरफ देख रही है उमा, यह हमें सूचित करता है। समझ गए? अब देखिए इसके साथ साथ और भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि मेरा घर पाठशाला के पास है। मेरा घर कहाँ है? पाठशाला के पास है। के पास, यह क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसी तरह के पास यह क्या होगा? संबंध सूचक अव्यय। मेज के नीचे गेंद रखी है। गेंद कहाँ पर रखी है? मेज के नीचे। के नीचे, यह जो है संबंध सूचक अव्यय है। इस तरह से जो शब्द संबंध सूचित करता है संज्ञा व सर्वनाम का, किसके साथ? वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, उसे क्या कहा जाता है? संबंध सूचक अव्यय। समझ गए छात्र? ठीक है, अगला देखिए तीसरा। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय मतलब समूह, समूह दर्शाने वाला, मतलब समूह को जोड़ने वाला। एक से जो ज्यादा होते हैं उसे हम समूह कहते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4, कितने भी। चाहे 2 शब्दों को जोड़े, 2 शब्द समूहों को जोड़े या 2 वाक्यों को जोड़े, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। फिर से देखिए, 2 शब्द समूह या 2 वाक्यों को, 2 हो गए, 3 हो गए, उन्हें जो शब्द जोड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण देखिए, राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं। राम
एक शब्द है, शाम एक शब्द है, मतलब यहाँ पर एक संज्ञा है, लेकिन शब्द तो एक ही। इन दोनों को जोड़ा है किसने? और ने। तो और क्या हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए? इन दो शब्दों को किसने जोड़ा है? और ने जोड़ा है। मैं कल पाठशाला नहीं आया क्योंकि मैं गाँव गया था। मैं कल पाठशाला नहीं आया, यह एक वाक्य हुआ। मैं कल गाँव गया था, यह एक वाक्य है। बराबर? इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा? क्योंकि। मैं कल पाठशाला नहीं आया क्योंकि मैं कल गाँव गया था। इन दो वाक्यों को क्योंकि इस शब्द ने जोड़ दिया है। इसका मतलब दो शब्द हो या दो वाक्य हो, इन्हें जोड़ने वाला जो शब्द होता है वह होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए बच्चों? अब यहाँ पर मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ। मैंने संबंध सूचक अव्यय में और यह उदाहरण लिया है और समुच्चय बोधक अव्यय में और यह उदाहरण लिया है। देखिए, और अब इसमें क्या है? और एक मात्रा और दो मात्रा है। कभी कभार उच्चारण में भी हम गलती करते हैं और इसी कारण अर्थ समझने में भी गलतियां हो जाती है। उच्चारण में भी गलती होती है और अर्थ समझने में भी गलती होती है। और एक मात्रा दो मात्रा। और मतलब की तरफ देखना। और मतलब पानी एंड। समझे? तो इसी तरह यहाँ पर हमारी गलती न हो। और है तो वह हुआ संबंध सूचित करने वाला और है तो वह होता है समूह को जोड़ने वाला। इसी कारण और आएगा तो संबंध सूचक अव्यय होगा और आएगा तो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ठीक तरह से ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं हम विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय मतलब चकित करना, पहले ही हमने देखा। जब हम चकित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, तो हमारे मन से जो भी भाव बाहर आते हैं, जो भी शब्द बाहर आते हैं, वही होते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। देखिए, जैसे ही हमारे स्कूल में राम नाम का लड़का है और उसने क्या किया है? पुरस्कार जीत लिया है। और वही खबर अभी मुझे किसी ने बताई, तो मैं चकित होकर सच कहती हूँ, राम ने वह प्रतियोगिता जीत ली। मतलब चकित हो गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं। इस तरह से। या किसी ने आपके सामने सुंदर फूल एकाएक लाया तो हम क्या कहेंगे? वाह, कितना सुंदर फूल है, रंग तो देखो इसका। इस तरह से। अगर हमने अच्छा कार्य किया है और अध्यापक को बहुत पसंद आया तो अध्यापक क्या कहेंगे? शाबाश। इसी तरह से आगे बढ़ो। इस तरह से जो भी हमारे मन के भाव बाहर आते हैं, उद्धृत होते हैं, जिन शब्दों से होते हैं, उसे हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। यहाँ पर ये शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय है। एक बात ध्यान में रखिए, विस्मय आदि बोधक अव्यय में ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द हमेशा वाक्य के पहले ही आते हैं। विस्मय आदि बोधक में अव्यय जो होता है वह हमेशा वाक्य के पहले आता है और उसके आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह? विस्मय आदि बोधक। वह चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। जहां पर भी ऐसा चिन्ह होगा वह आसानी से आप पहचान सकेंगे कि वह है विस्मय आदि बोधक अव्यय। बाकी के तीनों में ये जो अव्यय है वे बीच में आ सकते हैं। कभी कभार क्रिया विशेषण अव्यय में आ सकता है पहले, लेकिन उसके आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह नहीं होगा। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। देखिए बच्चों, 7वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक ये हमें अव्यय है। इसी कारण अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अव्यय मतलब क्या, तो आप इसे बिल्कुल नहीं भूल जाएंगे।
लेकर 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय के फिर से 4 भेद आते हैं, उसका भी हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। समझ गए? ठीक है। अब आप क्या करेंगे? हर एक का आप एक उदाहरण अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है? धन्यवाद।